नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि 1857 की क्रांति की वजह से जो असफल हुई थी, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बगावत का सामना करना पड़ा था। इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का संचालन लेकर अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करने के लिए 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट से। एक्ट ये पहला एक्ट था जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया था। इंडिया के लिए पार्लियामेंट से भेजा गया था। किस चीज़ के लिए? इंडिया के लिए, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया की गवर्नेंस के लिए। इससे पहले जितने भी एक्ट हमने पढ़े थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक, वो सभी एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भेजे गए थे, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। लेकिन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पहला एक्ट था, फर्स्ट स्टैट्यूट, पहला कानून था जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था इंडिया में गवर्नेंस के लिए अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे? इस एक्ट ने सबसे पहले आते ही क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करने का रीजन हम सब जानते हैं कि बगावत शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति ही एक मुख्य कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन अब कंप्लीटली एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल में था। मतलब अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था। यही एक रीजन था, क्योंकि बगावत तो शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को या क्राउन को लगा कि भारत में अब सत्ता स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस काबिल नहीं है, और कुछ ज़्यादा ही सेंट्रलाइज कर दिया। क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को बढ़ा दिया गया और उसे वाइसराय बना दिया गया। या कहते हैं गवर्नर जनरल की पोस्ट टर्मिनेट हो गई, नई पोस्ट आई वाइसरॉय की। और वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय वो ही बने जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, वो ही पहले वाइसरॉय बने, और वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय भी थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत किया गया था इस पोस्ट का निर्माण। और एक क्राउन को रिपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट का उदय हुआ, नई पोस्ट उभर के आई, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की एक नई पोस्ट का जन्म हुआ इस एक्ट के तहत। और ये सेक्रेटरी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था क्राउन को। और जो सेक्रेटरी जो बंदा होता था, ये मेंबर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना होता था वाइसरॉय को। वाइसरॉय रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल था डायरेक्ट क्राउन को। सेक्रेटरी की असिस्ट के लिए एक काउंसिल का भी निर्माण हुआ। सेक्रेटरी को जो असिस्ट करेगी, जो हेल्प करेगी, एक काउंसिल होगी। उस काउंसिल में 15 मेंबर होंगे और काउंसिल का नाम होगा काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी की असिस्टेंस के लिए काउंसिल बनाई गई। 15 मेंबर इस काउंसिल में होंगे जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके तहत क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की सम्राज्ञी। क्वीन विक्टोरिया ही भारत की सम्राज्ञी होंगी। ये इस एक्ट के तहत डिक्लेयर कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, क्लोज हो गई, बंद हो गई थी, पढ़ चुके हम। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे जो पहले बोर्ड बनाए थे टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या फायदा। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया और अभी हमने पढ़ा फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जितनी भी घोषणाएं थी, ये सभी औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में सार्वजनिक की थी। पब्लिकली उन्होंने ये घोषणाएं इंप्लीमेंट की थी ग्राउंड लेवल पे। ये हम पढ़ चुके हैं। नई पोस्ट आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिर नेक्स्ट एक्ट है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये एक्ट भी डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, भारत के प्रशासन से रिलेटेड। इससे पहले देख लेते हैं कि एक फैक्ट, 1860 में पहला इंडियन बजट प्रेजेंट किया था किसने? जेम्स विल्सन ने। ये एक फैक्ट है, याद रखने योग्य बात, कि फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंट किया जेम्स विल्सन ने 1860 में। और वर्ल्ड में पहला बजट रॉबर्ट वालपोल ने 1773 में ब्रिटेन में प्रेजेंट किया था।
इनकम टैक्स स्टार्ट हो गया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, और वो टैक्स था 500 रुपये 1 साल के लिए। इसलिए फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वायसरॉय थे। इसी से एक फैक्ट देखो, उसी समय की बात है, पैरल है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड स्टार्ट हुआ 1861 में। वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास पावर आ गई कि वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है, और ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने की वैलिडिटी कितनी थी, 6 मंथ। एक बार अगर ऑर्डिनेंस डिक्लेयर हो गया तो 6 महीने के लिए वैलिड था, और ये ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये एक फैक्ट है। और 1861 में 3 हाई कोर्ट बने। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में कलकत्ता में, और 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद 3 हाई कोर्ट बनते हैं कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन आया। देखो, अब डिसेंट्रलाइज कर दी गई पावर्स को, जो पहले सेंट्रलाइज होती थी पावर, वो अब डिसेंट्रलाइज्ड कर दी गई। क्लासिफिकेशन हो गया डिपार्टमेंट्स का, किस बंदे के पास कौन सी मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई काम होगा, उसको पोर्टफोलियो कमीशन ने आकर डिवाइड कर दिया। इसलिए फादर ऑफ पोर्टफोलियो कमीशन या फादर ऑफ सिंपल पोर्टफोलियो भी कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को। इनकम टैक्स के फादर भी लॉर्ड कैनिंग और पोर्टफोलियो के भी लॉर्ड कैनिंग। पावर डिसेंट्रलाइज हो गई, विकेंद्रीकरण हो गया, मतलब अब पावर ग्राउंड लेवल पे बट गई थी। पहले जो पावर एक ही व्यक्ति में वेस्टेड होती थी, निहित होती थी, वो अब नीचे ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और एक बात और, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन हुआ था, याद होगा आपको, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ये पावर का सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया की हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। कैसे? क्योंकि इसी एक्ट के तहत जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हो गया। अब भारतवासी भी प्रतिनिधि होते थे भारत की जनता के वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और सबसे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले 3 व्यक्ति जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, या भारतीय जनता को, इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट किया वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये सभी के सभी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद। और एक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत क्या हुआ, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। किसके लिए? देखो, बंगाल के लिए बनी 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये प्रोविंस थी जो कलेक्टिवली थी नॉर्थ वेस्ट में, इनके लिए अलग से काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी 1866 में। और पंजाब के लिए एक अलग से काउंसिल बनी, वो 1897 में। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसमें मैक्सिमम प्रोविंस थी जो आज पाकिस्तान में है, वो प्रोविंसेस थी उस समय भी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वाइसराय को ये पावर दी गई कि वो नॉमिनेट कर सकता है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को, और किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशंस पर अपनी काउंसिल में वाइसराय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, इसके मेंबर्स ये नॉमिनेट होकर आते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार के द्वारा नॉमिनेशन से। इन सभी के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर नियुक्त होते थे, नामांकित होते थे, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर वाइसरॉय अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करता था। ये पावर दी गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। 1861 के बाद थोड़ा आगे देखते हैं, इसको लिख लो नोट। नोट के रूप में देखते हैं, वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, इनका शासनकाल था 1884 से 1888। इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस का जन्म होता है, या कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस शब्द वैसे यूएसए से लिया गया है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डेलिकेटेड पीपल, अ ग्रुप ऑफ डेलिकेटेड पीपल। इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज थे। पहला सेशन होता है बॉम्बे में, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता की W.C. बनर्जी ने।
उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, किसके, कांग्रेस के। और कांग्रेस तब तक 1885 में कांग्रेस थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इसको नाम दिया इंडियन नेशनल, और पूरा नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ये एक नोट के रूप में देख सकते हैं कि 1861 के बाद हुआ था ये। और 1892 अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आए थे, 1861, 92 और 1892 और 1909। तो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या विशेषताएं थी। पहली बार इलेक्शन शब्द का यूज हुआ, यानी कि मतदान शब्द का यूज 1892 में पहली बार हुआ। पहली बार इंडियंस को राइट टू डिबेट ऑन बजट, बजट के ऊपर डिबेट करने का अधिकार मिला, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं मिला। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना हुई इंडिया के लिए, और इसमें टोटल 60 मेंबर्स थे। ये 60 के 60 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाने का प्रावधान था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। और इसी एक्ट के तहत नॉन ऑफिशियल सीट्स जो कि पहले सिर्फ सेंटर में थी, उनका प्रावधान अब स्टेट में भी किया गया, यानी कि प्रोविंस में भी किया गया। नॉन ऑफिशियल सीट्स फॉर बोथ, ये किया गया 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। अगला एक्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस एक्ट से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद एक फेज देख लेते हैं हल्का सा। लॉर्ड कर्जन वायसरॉय हुए इंडिया के, इनका समय था 1899 से 1905 तक। ये सबसे बदनाम वायसरॉय थे, याद रखना, सबसे बदनाम और सबसे धूर्त वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के टाइम पे हुआ बंगाल का विभाजन। अच्छा, और देखो आगे के फैक्ट। 1906 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, किसने की, आगा खान ने की थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। सूरत सेशन चल रहा था तब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस टूट गई नरम दल और गरम दल में, नरम दल लिबरल्स और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट। रीजन क्या था कांग्रेस के विभाजन का, जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि जो सेशन है उसकी अध्यक्षता करें रास बिहारी घोष, और जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि सेशन की अध्यक्षता करें बाल गंगाधर तिलक। इसी बात को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये देखो भारत का उस समय का फेज, समय की क्या विडंबना थी। पहले बंगाल का विभाजन हुआ, फिर हिंदू और मुस्लिम का विभाजन, क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग से इकाई के रूप में उभर के आई, फिर कांग्रेस का विभाजन, तीन तीन विभाजन एक साथ हुए थे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, नोट के रूप में लिख सकते हैं इस चीज को, जो कांग्रेस थे स्प्लिट हुए तब नरमपंथी उनके लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये नरम दल में थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और रास बिहारी घोष। इन्हीं की अध्यक्षता की मांग के लिए तो कांग्रेस के विभाजन की बात आई। गरमपंथी में थे लाल बालपाल, पंजाब से लाला लाजपत राय, मुंबई से बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से विपिन चंद्र पॉल, ये गरमपंथी थे। ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय सेशन की अध्यक्षता करें, सूरत सेशन जो कि 1907 में होने वाला था। अच्छा, अगला एक्ट आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, ये है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोरले ये उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोरले, और वॉइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो टू। इन्हीं के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। गांधी जी ने कहा था कि ये एक्ट जो कि 1909 था, इस एक्ट की वजह से भारत का सर्वनाश हुआ है, ये इतना बेकार एक्ट था। कैसे था इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखो, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गोट सेपरेट इलेक्शन, मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधि का अधिकार मिल गया था। लीगल कम्युनलिज्म की बात उभर कर आती है उस समय। अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव या कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में मुसलमानों को एक अलग से विशेष अधिकार मिला। क्या था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें यह था कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट होंगे। कोई भी मुस्लिम मेंबर अगर इलेक्शन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, उसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब। तो अलग से डिवीजन उभर किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में अब दरार पैदा होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट दे सकता है, मुस्लिम को नहीं दे सकता, और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दे सकता है, वो हिंदू को वोट नहीं दे सकता।
ये थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का एक पड़ाव। फिर एक और चीज़ थी जो कि पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी वाइसरॉय की, उसमें हमने पीछे पढ़ा था एक्ट में कि 16 मेंबर थे, उनकी संख्या बढ़ाकर अब 60 कर दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर 16 से 60 कर दिए गए इस एक्ट के तहत। और जो प्रोविंशियल होती थी प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स की कोई निश्चित संख्या थी ही नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म थी, कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग होते रहते थे। लेकिन सेंटर में ये यूनिफॉर्म होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी संख्या 16 थी वो 60 कर दी गई। वॉइसरॉय की काउंसिल में फर्स्ट इंडियन वो थे जो कानून के सदस्य बने। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ से, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिए ये नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन थे एज अ लॉ मेंबर। और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मेंबर्स को एक राइट मिला कि वो अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का अधिकार, दे कैन आस्क क्वेश्चन, जो कि पहले नहीं होता था। ये यहाँ तक था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब अगला एक्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पिछला एक्ट था, मोंटेगू थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और चेम्सफोर्ड होते थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। देखो, डायरकी इन प्रोविंसेस वाज अप्लाइड। डायरकी का क्या मतलब होता है? डायरकी मतलब कि द्विशासन, द्वैध शासन भी बोलते हैं, यानी कि दो प्रकार से शासन होगा। डायरकी का मतलब समझते हैं पहले, द्विशासन, द्वैध शासन या डायरकी। देखो, सब्जेक्ट्स का बंटवारा हो गया था, ट्रांसफरेंट सब्जेक्ट थे, इसमें कुछ सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता था गवर्नर और मिनिस्टर्स का, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। रिजर्व सब्जेक्ट जो कि आरक्षित सब्जेक्ट होते थे, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार था गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। तो दो प्रकार से शासन चल रहा था इन ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स के ऊपर और रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक तो ट्रांसफरेबल वाले गवर्नर और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे डायरेक्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये था डायरकी का मतलब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है 1926 में, और पहली बार इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1921 में। वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3/6 मेंबर्स, यानी कि टोटल 6 में से 3 मेंबर्स को इंडियन होना कंपलसरी कर दिया गया था इस एक्ट के ही तहत। बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरल का मतलब द्विसदनीय, बाईकैमरलिज्म, द्विसदनीय सरकार का गठन हुआ। किस प्रकार से? एक तो होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस के रूप में उभर कर आई लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी 60 सीटों वाली, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था। ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो 1919 में था, लेकिन केम इनटू फोर्स, जो लागू हुआ इंप्लीमेंट, वो 1921 में हुआ था। इसी एक्ट के तहत एक बात और कही गई कि हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा भारत में डायरेक्ट ब्रिटेन से, जो ये सुनिश्चित करेगा कि जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है वो सही ढंग से काम करता है या नहीं। अगर कोई कमी रहती है तो वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा, जिनके ऊपर आने वाला एक्ट उन सभी कमियों को दूर करेगा। ये इस एक्ट का प्रावधान था। और इसी एक्ट के द्वारा लंदन में हाई कमिश्नर की स्थापना हुई, या हाई कमिश्नरी की स्थापना हुई लंदन में, जो कि था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इसी एक्ट के तहत हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिला, और जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब सिख्स के लिए हो गया। मतलब सिख मेंबर को सिर्फ और सिर्फ सिख व्यक्ति ही वोट दे सकता है। क्रिश्चियंस के लिए हो गया, क्रिश्चियन को सिर्फ क्रिश्चियन वोट देगा। एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंग्लो इंडियंस का, और यूरोपियंस का।
ये सभी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आ गई किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ये यहाँ तक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और जो ड्यूल गवर्नमेंट थी, ये काफ़ी हद तक ड्यूल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था वो असफल रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्ट में जो जो बात हुई थी उनका क्या क्या फर्क पड़ा। देखो, जो सैलरी पहले ब्रिटिशर्स की इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी वो अब फिर से स्टार्ट कर दी ब्रिटेन से आनी। अब डायरेक्ट ब्रिटेन से ही ब्रिटिशर्स की सैलरी आएगी। इलेक्शन प्रोसेस अप्लाई हो गई। पहली बार इलेक्शन हुए थे 1921 में, अभी पढ़ के आए हैं हम। फिर देखो 1927, ये रिकमेंडेशंस थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कि हर 10 साल में एक कमीशन आएगा जो रेगुलेट करेगा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजे गए कानून को सुनिश्चित करेगा। तो उस एक्ट के तहत पहला कमीशन आता है साइमन कमीशन, जो इंडिया में आया। ये वाइट कमीशन था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। अब देखो, कोई भी अंग्रेज ये देखने आएगा, अंग्रेज या ब्रिटिश, कोई भी ब्रिटिशर्स ये देखने आता है कि उनके द्वारा भेजा गया कानून सही रूप से काम करता है या नहीं, तो सीधी सीधी बात है वो बायस्ड होगा। अगर भारतीय का उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो कैसे भारत के हक में हो सकता है। इसलिए इसका विरोध हुआ, जोर शोर से विरोध हुआ। और लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ, लेफ्टिनेंट स्कॉट ने इसको दबाने का प्रयत्न किया था। उसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। साइमन कमीशन के हेड हैं सर जॉन साइमन। मिशन इस कमीशन में 7 व्यक्ति थे जिसका हेड था जॉन साइमन। और इंडियंस ने नारा लगाया था साइमन गो बैक, क्योंकि एक तो बात ये थी कि ये 10 साल के बाद, यानी कि 1919 के 10 साल बाद 1929 में इसको आना था। ये अपने समय से, निर्धारित समय से 2 साल पहले आ गया 1927 में ही। इसके विरोध का प्रमुख कारण ये भी था। दूसरा, इसमें भारतीयों का न होना भी। फिर भी देखो, इतनी कठिनाइयों के बाद, विरोध के बाद भी भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने और मुस्लिम लीग के एक ग्रुप थे मोहम्मद सैफी ग्रुप, इन्होंने स्वागत किया साइमन कमीशन का इतनी प्रोटेस्ट के बाद भी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की वापस ब्रिटेन में जाकर। और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो चलता रहेगा, उसमें कोई फेरबदलाव नहीं होगा। लेकिन जो डायरकी है, असफल हो गई थी डायरकी, उसको खत्म कर दिया गया सेंटर से। और एक फेडरेशन की स्थापना की गई जो कि लेकर चलेगा सेंटर और स्टेट को, एक संघ फेडरेशन की स्थापना की गई। ये रिकमेंडेशंस हैं। और इन रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए प्रावधान किया गया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि ये जो रिकमेंडेशन है इनका सॉल्यूशन होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें मिलकर ये निर्णय लिए जाएंगे कि क्या 1930 में जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाए। ये अपनी रिपोर्ट में जॉन साइमन ने वहां पर लिखा था। फिर अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत डायरकी जो प्रोविंस में थी वो अब अबोलिश कर दी गई और सेंटर में स्टार्ट कर दी गई। हमने पहले पढ़ा था ना, डायरकी ड्यूल गवर्नमेंट होती थी, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वाली। वो अब सेंटर में तो अबोलिश कर दी, क्योंकि ये 1930 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था साइमन कमीशन में, साइमन ने, कि डायरकी को अबोलिश किया जाए। वो आने वाले अगले एक्ट में अबोलिश कर दी गई। इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्क्स करना स्टार्ट किया 1937 में। शिफ्ट कर दिया था लेकिन 1937 में काम करना स्टार्ट किया। 1937 में सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट वर्किंग। 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो आज म्यांमार है, अलग कर दिया गया। बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, जो हमने पहले पढ़ा था कि अपर हाउस लोअर हाउस का प्रावधान था वो प्रोविंसेस में था, वो अब सेंटर में हो गया। ड्यूल हाउस सिस्टम, नेशनल काउंसिल या ड्यूल हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की स्थापना होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को अबोलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बना था, उसको अब समाप्त कर दिया गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सेकंड माइलस्टोन था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेकंड माइलस्टोन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और पहला माइलस्टोन क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वीडियो में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेंथी डॉक्यूमेंट था, ये बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट, जिसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। भारत का संविधान बहुत सारा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही अडोप्ट किया गया है एज इट इज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो गया या सेंटर और स्टेट में पावर्स का बंटवारा हो गया। ये हमने यहीं से अडोप्ट किया हुआ है। देखो, फेडरल लिस्ट थी एक, जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंटर को है। प्रोविंशियल लिस्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट या प्रोविंसेस कानून बना सकती हैं। और कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। फेडरल लिस्ट में उस समय सब्जेक्ट होते थे 59, प्रोविंशियल में 54 और कंकरेंट में 36। जो अपनी बाइकैमरलिज्म थी, द्विसदनीय प्रणाली थी, वो 6/11 यानी कि टोटल 11 प्रोविंसेस थी इंडिया में, उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो पहले सिर्फ मुस्लिम को मिला था 1909 में, फिर 1919 में मिला सिख को, क्रिश्चियन को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियन को, वो अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया विमेन के लिए, साथ में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी। ये भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिला यहाँ पर भी आगे चल के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनाई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत का परिषद था, भारत परिषद, उसको भी अबोलिश कर दिया गया। कब? अभी इसी एक्ट के तहत, 1935 वाले एक्ट के तहत। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, 1937 में वर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ तक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर आगे एक मिशन और आता है, क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया था। इसके हेड थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे हैं, पॉलिटिका। इसके पैरेलल में ही चल रही है हमारी हिस्टोरिकल डिस्कशन भी चल रहा है। जो मूवमेंट हुए थे, जो वार थी, जो सत्याग्रह हुए हैं, वो साथ ही साथ चल रहे हैं। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि कैसे हमने इतनी जल्दी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, कैसे इतनी जल्दी वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में आ गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आरबीआई की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, इतनी जल्दी ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य कैसे छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके कारण थे जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो भी। फिर इसी बीच में संविधान की मांग उठ चुकी थी, जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही। तो उसी के तहत आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये आया भारत में मार्च 1946 में। इसका काम क्या था कि भारत में कैबिनेट के लिए सुनिश्चित करने कि भारत की अपनी खुद की एक संविधान सभा होगी, उसी के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये भेजा था पास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने। क्लेमेंट एटली ने भेजा भारत में कैबिनेट मिशन प्लान। इसने सेपरेट जो संविधान सभा की मांग उठाई थी पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मुस्लिम्स की, उस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में आता है माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 में आया था। इसने पार्टीशन को स्वीकार कर लिया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में उभर कर आएंगे, भारत को विभाजित कर दिया जाएगा। फिर आता है द इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये पास हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रॉयल असेंट मिल गया कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई और इसको भारत में भेज दिया गया। इसने पार्टीशन की मांग को भी स्वीकार किया। इसी एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिल गई। वॉइसरॉय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। अब ना तो भारत में वॉइसरॉय होगा, ना ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कि पहले ही हालांकि उसको अबोलिश कर चुके थे। और भारत को ये जो एक्ट था, जिसको स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को, ये केम इनटू फोर्स, ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को, और भारत को इसी एक्ट के द्वारा आज़ादी मिलती है।
और 20 फैब 1947 को क्लेमेंट एटली, जो कि पीएम थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। कब तक? जून 30 1948 तक भारत आज़ाद हो जाएगा। ऐसी घोषणा की थी क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन के पीएम थे। ये यहाँ तक था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा 1858 से 1947। हमारा सेकंड फेज भी कंप्लीट हो चुका है। हम कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जो कि पहले हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, फिर हमने पढ़ा ये क्राउन के तहत। अब हमारा क्राउन रूल भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने भारत को स्वतंत्रता मिलने तक भारत के सभी पक्षों के बारे में डिस्कस कर लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में क्या संवैधानिक ढांचा था और क्राउन के रूल के तहत भारत में क्या राज व्यवस्था थी। दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो 1600 से लेकर 1757 तक था, फिर आगे 1857 तक, यानी कि 1600 से 1857 तक की हमने पूरी डिस्कशंस कर ली थी पहली वीडियो में, वो देख लें। उसका डिस्कशन ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने कंपनी रूल कर लिया, हमने क्राउन रूल कर लिया, तो हमारा पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपन ये दोनों वीडियो देख लीजिए। और एक वीडियो और है जो 1857 की क्रांति की है, उसके लिंक भी मिल जाएगी। तो ये अब पूरा फेज होता कंप्लीट 1773 से 57 तक, फिर 1857 का रिवॉल्यूशन, फिर 1858 और 1947 तक। यहाँ तक वीडियो देख लीजिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।